हेलो एवरीवन। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा ऑफिस का प्रेशर था एंड तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अभी हम जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008 कैसा रहा उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी की इवोल्यूशन कैसे हुई, मतलब स्टार्टिंग में कैसी थी, एंड देन उसके बाद में ब्रिटिश एरा के बारे में हमने इसका ओवरव्यू लिया। एंड फिर उसके बाद में आता है इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो कैसी रही, जैसे वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया हुआ है कि इंडिया एज़ पर इनकम कैसी इकोनॉमी है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश पीरियड के ड्यूरिंग कैसी थी। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे किस किस तरह के चैलेंजेस को इंडिया को फेस करना पड़ा था, और इंडिया की जो जीडीपी थी वो डिक्लाइन कैसे हुई। फिर ब्रिटिश पीरियड में हमने पढ़ा कि 3 डिफरेंट फेजेस आई। अर्ली ब्रिटिश पीरियड जो 1600 से 1757 तक था, फिर 1757 से 1857, एंड फिर ब्रिटिश क्राउन पीरियड आया 1858 ऑनवर्ड। और इसमें हमने पूरा इसके बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे पॉलिसीज़ आती गई और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, डिक्लाइन कर रही थी, किस किस तरीके की पॉलिसीज़ की वजह से ये सब चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े थे। फिर कम्प्लीटली उसके बारे में बताने के बाद में अभी हम यहाँ पे चलते हैं। इंडिया की इकोनॉमी 1951 से 1980 में, तो 1951 से इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, और उसके बाद में जो 5 ईयर प्लान्स थे वो भी स्टार्ट हो गए थे। तो 5 ईयर प्लान्स के टाइम पे उसमें बताया गया है कि स्लो थी फर्स्ट 3 डिकेड्स में। ये फर्स्ट 3 डिकेड्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट 3 डिकेड्स में इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ जो थी वो बहुत स्लो थी। और कोई प्रोफेसर थे राजकृष्णा, उन्होंने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था, जिससे जिससे उनका मतलब ये था कि जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से मतलब हिंदुस्तान की रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो है। तो इंडिया द टर्म रेफर्स टू इंडियाज़ प्लान्ड इकोनॉमीज लो एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि 3.5% थी 1950s से 1980s, और पर कैपिटा इनकम जो थी 1.3% थी, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी का 1.3% थी। फिर आता है 1980 एंड 1990 का फेज़। फिर इसमें ये फेज़ वाइडली रिगार्डेड है। इकोनॉमिक बुयंसी एंड रिकवरी देखी गई थी। बुयंसी मतलब कि ऊपर अपवर्ड फोर्स करना किसी चीज़ को, तो ये देखा गया था। ओनली ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 इंडिया को ब्रेक द कर्स ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो कर्स था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का, मतलब स्लो ग्रोथ रेट जो थी वो 6th 5 ईयर प्लान से इम्प्रूव होना थोड़ा स्टार्ट हुई थी, जिसका मेजर रीज़न ये था कि हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई थी, जिसमें कि मच नीडेड फिजिकल स्टिमुलस जो है इकोनॉमी को प्रोवाइड करवाया। और सबसे मतलब वन ऑफ द एट्रीब्यूटेड फैक्टर्स इसको माना जाता है द लिबरलाइज्ड इम्पोर्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इन द कंट्री। तो ये सब मेन रीजन रहे थे जिसकी वजह से इंडिया में जो एक ग्रोथ रेट है वो देख। फिर आता है अपना 1992 से 2008 का पीरियड। ये पॉपुलरली नोन एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। उस टाइम पे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड टू बी मोर पर्टिकुलर बैंकिंग रिफॉर्म्स आई थी। एम नरसिम्हा राव कमेटी बनी थी और उसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स आई थी। तो ये रिफॉर्म्स में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ को लाया गया था, जिसकी वजह से हायर जीडीपी ग्रोथ रेट देखी गई थी। द इकोनॉमी ग्रू एट 6.7% ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर प्लान। ये काफ़ी कंसिडरेबल पीरियड था इंडियन इकोनॉमी के लिए। और 5.3% ड्यूरिंग द 9th 5 ईयर प्लान एंड 7.6% ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान, जो 2002 से 2007 तक था। द मेन रीज़न फॉर द हायर ग्रोथ रेट इन द 8th 5 वाज एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। क्यों? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स आया था।
तो मतलब ग्लोबलाइज कर दिया गया कि सबके लिए डोर्स हमने ओपन कर दिए हैं। एफडीआई जो था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो काइंड ऑफ वही है एफडीआई। अभी हमने उसे एफडीआई का नाम दे दिया एंड उसमें थोड़े बहुत रिफॉर्म्स और कर दिए हैं लिबरलाइज करने के लिए, वो अलग टॉपिक है। which was a direct result of the new economic policy implemented in 1991 due to favorable economic policies and a global economic boom. The economy experienced rapid growth from 2004 to 5 and 2009 to 10. In fact, from 2002 to 3 and 2006 to 7, India's GDP grew at an 8.6% annual rate, making it to the world's second fastest growing economy. सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। फिर आता है 2008 से 2021 का पीरियड। द 2008 ग्रोथ यूफोरिया हैड लेड टू वाइड स्प्रेड बिलीव दैट द इंडियन इकोनॉमी वाज डिकपल्ड फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड इन द डेज फॉलोइंग द लेमन कॉलेप्स। लेमन कॉलेप्स क्या था? एक बैंक था और वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता था एंड उनका मतलब रेगुलेशंस इतना अच्छा नहीं था अपने अकाउंटिंग एंड ऑल को लेकर, तो इसकी वजह से वो एक मेजर फेलियर था अमेरिका में, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट्स शार्पली डिक्लाइन किए थे एंड शार्प उनमें प्लमेट कर गए थे, ये कह सकते हैं हम। However, in the months following September 2008, India took unprecedented action, जो कभी नहीं लिया इंडिया ने, वो फर्स्ट टाइम इंडिया ने एक्शन लिया। In order to mitigate the effects of the crisis, the government provided fiscal stimulus to the economy, जो ज़रूरी था। The economy was bolstered by 3 stimulus packages totaling 1.86 लाख करोड़, 3.5% of GDP, और फिर RBI dramatically eased monetary conditions and injected a whopping rupee 5.6 lakh करोड़, रफली 9% ऑफ GDP इन डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो इस तरह से करके और GDP में कैपिटल इन्फ्यूज़ की गई थी एंड द इकोनॉमी रिकवर्ड इम्प्रेसिवली बट एट द एक्सपेंस ऑफ लार्ज फिजिकल डेफिसिट विच कंटिन्यूड टू ग्रो बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके लिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कब आया था तो ये आया था 2002 में। द फिजिकल स्टिमुलस वाज नेवर फेज्ड आउट एंड इंडिया अलाउड द करंट अकाउंट डेफिसिट टू ब्लूम। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी बढ़ रहा था और फिजिकल डेफिसिट था वो भी बढ़ रहा था। The previous decades, high economic growth drove credit growth in the system as the economy's productive capacity expanded dramatically. जो 8th 5-year प्लान के टाइम पे इंडिया की GDP ग्रोथ कर रही थी, उसके बाद से जो GDP ग्रोथ कर रही थी उसका बेनिफिट इंडिया को 2008 में आकर मिला। फिर उसके बाद में 21 के पास मतलब 2017 में GST आया और IBC आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी कम किया गया ताकि लिक्विडिटी रहे लोगों के पास में और वो उसका बेनिफिट ले सके, मतलब मोर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बिजनेस में उस पैसे को यूटिलाइज कर सके। फिर आया था और इसी तरह से डिमोनेटाइजेशन भी इम्प्लीमेंट हुआ था। और प्रायर टू द कोविड-19 पैंडेमिक द इकोनॉमीज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन 2008 to 9 एंड 2019-20 वर 6.5%, और बेस ईयर भी थोड़ा चेंज हुआ था, 2011 से 12 कर दिया था बेस ईयर। फिर इसमें एक लाइन बताई है, ग्रोथ हैड स्लोड ड्यू टू स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स इन द सिस्टम बिफोर द पैंडेमिक हिट द इकोनॉमी। जैसे GST आया था तो GST की वजह से इंडियन इकोनॉमी स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा स्टैग्नेट हो गई थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो रही थी और यही वो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स थी इंडियन इकोनॉमी में। और पैंडेमिक, उसके बाद में पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक हिट कर दिया इन 2019-20, the economy expanded by only 4%. This cyclical slowdown that had begun in the Indian economy prior to the outbreak of the pandemic was exacerbated by the pandemic. तो जो इंडियन इकोनॉमी में
थोड़ा बहुत स्लो डाउन स्टार्ट हुआ था वो पैंडमिक के आने की वजह से और ज़्यादा डीप हो गया था। तो फिर यहाँ पे पैंडमिक कैसे कैसे आया और क्या क्या मतलब किस तरीके से, जैसे WHO ने 11 मार्च को इसे पैंडमिक डिक्लेयर कर दिया था और इंडिया में इसका फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ और फिर किस तरह से ये बढ़ता गया था और कब तक ये चला था, तो ये सब बताया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट इसमें बताया कोविड-19 का सेक्टरल इम्पैक्ट कैसा था। ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज वर ऑलमोस्ट हॉल्टेड ड्यूरिंग द पैंडमिक। मतलब जहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट था वो सर्विसेज मोस्टली अफेक्ट हुई थी। ठीक है, the services sector which encompasses the bulk of contact intensive and non-essential activities in India। फिर इसमें बताया हुआ है कि कौन से सेक्टर्स जो थे ज़्यादा सफ़र किए थे। तो पैंडमिक हैज़ रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव बिजनेसेस सच एज रिटेल, ट्रेडिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, transportation, logistics services and education. The real estate and automobile sector was severely impacted by the pandemic, but there were signs of slowdown in these sectors prior to the pandemic. तो वेरियस रीजंस की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो था वो पहले से स्लो डाउन फेज में जा रहा था एंड कोविड पैंडमिक आने की वजह से वो और ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो फिर इंडिया का लेबर मार्केट था वो भी अफेक्ट हुआ क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट था ही नहीं उस टाइम पे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा हाई थी उस टाइम पे, और रिवर्स माइग्रेशन भी उस टाइम में स्टार्ट हो गया था। रिवर्स माइग्रेशन मतलब लोग अर्बन से रूरल में जाने लग गए थे। तो मनरेगा स्कीम जो थी उसकी भी डिमांड बढ़ गई थी ताकि लोगों को एक मतलब उनके जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ, लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, कुछ भी काम उन्हें मिले। द सेकेंड एंड थर्ड वेव हैड अ लिटिल इम्पैक्ट एंड वर्क कंडीशन हैड स्टेबलाइज्ड। फिर इसके बारे में बताया हुआ है कि द रिकवरी इन ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपीडिटेड मेनली mostly to active government investment, the only sector that positively contributed to investment demand in 2021। GFCF के बारे में मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी। और फिर उसके बाद में जो सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा रोबस्ट रहा था वो था एग्रीकल्चर, बिकॉज फूड की नीड जो थी वो सबसे ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ वर स्पेयर्ड फ्रॉम द लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस। तो एग्रीकल्चर तो बेयर नेसेसिटी थी, मतलब उसको तो छोड़ ही नहीं सकते थे, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते थे। एंड फिर आया मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई ऑल्सो सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स विद मैन्युफैक्चरिंग रीचिंग अ न्यू लो। Mining and quarrying, on the other hand, had been underperforming for some time, were declining prior to COVID, and manufacturing, which had led the recovery following the first wave, remained strong during the second wave। तो उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग में तो फार्मा भी आएगा और बाकी सारे सेक्टर्स भी, जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं था तो वो सेक्टर्स फिर ग्रो करने लग गए थे। ठीक है, फिर आता है द रिकवरी हैज़ बीन अनइवन अमंग सर्विसेज विद फाइनेंशियल, real estate and professional services as well as public administration, defense and other services gaining traction and exceeding their respective pre-pandemic levels। Recovery in the trade, hotel, transportation, communication and broadcasting related sectors, on the other hand, has been gradual। Different sectors of the economy are recovering to varying degrees. While agriculture survives the pandemic's multiple waves, industry and construction are on the rebound। एग्रीकल्चर तो कम्प्लीटली सर्वाइव कर गया, और पर जो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन था वो भी धीरे धीरे अब रिबाउंड करने लगे, मतलब फिर से फॉर्म में आने लगे, फिर से वो ट्रैक पे आने लग गए थे। फिर इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बताया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन, इंडिया हैड वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स वर्स्ट रिसेशंस विद GDP contracting
by as much as 23.8% in the first quarter of 2021. A gradual recovery gained traction in the second half of the year. मतलब धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही थी, resulting in substantially less severe contraction of 6.6% for the entire fiscal year, placing India in a relatively better position among the G20 countries in terms of GDP growth for 2020. तो ये यहाँ पे कुछ एक डेटा दिया हुआ है, सेकेंड वेव का डेटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद में कोविड-19 की वजह से और क्या क्या डिसरप्शन रही थी, तो उसमें बताया कि कोविड-19 डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स एज वेल एज अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी थ्रू मास लॉकडाउन, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन परमानेंट डिमांड। अकॉर्डिंग मतलब 2019-20 तक बिफोर कोविड-19 जो एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो डिसरप्ट हो गई थी। 2 साल के लिए समझ लो, 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। इन द तो प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल नेशनल इनकम 2021 जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर इसमें यही रखा था, इज एस्टिमेटेड टू 10। ये सब एक मतलब डेटा दिया हुआ है ये जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में एक लाइन दी है ये कि इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ओवरकम कोविड-19 पैंडेमिक लॉसेस इन 12 ईयर्स पीरियड। तो अभी धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है, और तो 12 साल का एक मतलब बेस्ड ऑन दिस डेटा ये बताया है कि इंडिया जो है 12 साल में रिकवर करेगा। फिर इसमें बताया कि स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द Indian economy over time. The primary sector's contribution to GDP decreases over time while the secondary and tertiary sector increase. In the long run, the tertiary sector surpassed the secondary sector as the major contributor to the economy. वो तो अब भी सरपास कर चुका है। 53% contribution है services sector का या tertiary sector जिसे हम कह सकते हैं। In India, the services sector has largely replaced the industrial sector and it now dominates the economy. The role of primary sector declines as income rises, and India is no exception. Agriculture share of GDP has steadily declined from 26.9% in 1990 to 21.6% in 2000, and the decline has continued to 17.8% in 2010 and 17.7% in 2019 owing to service-led growth in India. तो सर्विस सेक्टर जो है वो तो बढ़ ही रहा है। The onset of a pandemic has increased the primary sector's contribution to the economy, as agriculture was the only sector allowed to function smoothly during the economic lockdown. In 2021, the services sector contributed 60.9% of the economy, following by secondary sector जो है 19.8% and the primary sector 20.1%. An empirical examination of the nature and causes of the structural change in the Indian economy reveals that the services sector drives the industry and the overall economy, and the sector's growth and dominance is influenced by external factors such as foreign direct investment. हाँ, जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें उसका डोमिनेंस ज़्यादा है, और तीसरा फिर इसमें आ जाते हैं एफडीआई की वजह से भी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रही है। फिर अब आ जाते हैं लेट सम अप देख लेते हैं। लेट सम अप में है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर यूएसए एंड चाइना। आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट आती है अप्रैल 22 की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द एंगस मेडिसन डेटाबेस, इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 AD. As per the work of Cambridge economist Angus Madison, India's share of global income was 23% in 1600 AD, but by the time the British left in 1947, it had shrunk to only 3%. The British East India Company ignored industrialization in the nation
and infrastructure was created not to industrialize India but to exploit its raw materials. मतलब इंडिया की ग्रोथ हो, इंडिया को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया था, अपने ही लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया था. इंडिया अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 1600 बट फेल टू लेस देन 3% इन 1947. क्योंकि वो जो लोग यहाँ से भेज रहे थे वो ग्लोबल ट्रेड में माना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो तो लंदन टू इंडिया ही हो रहा था, ग्लोबली नहीं हो रहा था. The pre-independence period was characterized by near stagnation with little change in the organization of production and productivity levels. तो उसमें स्टैग्नेशन पास में ही था, फिर थोड़े वो चेंजेस के बाद में जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी लेवल्स है उसको इम्प्रूव किया गया. एज पर द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इंडियन इकॉनमी क्या है, लोअर मिडिल इनकम इकॉनमी है, विच इज़ attributed to low per capita income, high levels of poverty, unemployment and illiteracy, जो कि हम आज भी देख रहे हैं. Following independence and the start of planning process, agriculture share decreased while the shares of industry and services increased. फिर आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल फ्रॉम 1858 टू 1947 द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ऑफिशियल ट्रांसफर्स ऑफ मनीज टू यूके वाज रेफर्ड एज होम चार्ज, जो हमने पढ़ा था. कभी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि होम चार्जेस क्या है. तो और एक चीज़ और मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगी कि JIB का जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली बुक से आता है, लैंग्वेज वो कम्प्लीटली बुक की रहती है. तो हम जो शॉर्ट नोट्स में जाते हैं कोशिश करें कि हम उसमें नहीं जाएंगे. फिर आता है इंडियाज़ ग्रोथ रेट वाज स्लो 3.5% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. इन 1978 प्रोफेसर राज कृष्णा कॉइन्ड द फ्रेज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टू डिस्क्राइब द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकॉनमी. इंडियन इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट है उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने कहा था, प्रोफेसर राज कृष्णा ने. Following the 1991 economic crisis, the implementation of reforms and the adoption of LPG policies paved the way for positive economic outcomes and higher GDP growth rates. According to the provisional, मतलब ये एक डेटा दिया हुआ है जिसको हमें याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है. फिर आता है द कोविड-19 पैंडमिक डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स एज वेल एज अफेक्टिंग द इंडियन इकॉनमी थ्रू मास लॉकडाउन, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन इन परमानेंट डिमांड. तो ये बताया हुआ है कि कोविड-19 की वजह से कौन सा सेक्टर मेनली अफेक्ट हुआ था. ठीक है, तो अभी आ जाते हैं चेक योर प्रोग्रेस में. इसमें बताया कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इज़ मैक्सिमम टू द इंडियन इकॉनमी, तो ये है टर्शरी सेक्टर. हमारा आंसर सी. In terms of GDP, purchasing power parity, India is ranked 3rd in the world. यह हमारा आंसर है B. As per the Angus Madison database, India's share to global GDP was कितना था 1600 AD में 23%. C. As per the World Bank classification, Indian economy is lower middle income economy. B. Okay. थैंक यू सो मच. अभी नेक्स्ट हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी. आने वाली वीडियोज़ में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.